समझना है। देखो हम समझा रहे हैं, एक बार इधर देखो, दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं बेटा, इधर देखो, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से। केमिकल रिएक्शन, हमारे चैप्टर का नाम क्या है बेटा? केमिकल रिएक्शन। जो छूट गया होगा वो दोबारा कंप्लीट हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यही चैप्टर का नाम है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यही है ना चैप्टर का नाम, ध्यान से सुनना है। केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो ये एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन है किसका बेटा? केमिकल चेंज का। ये जो है ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, किसका रिप्रेजेंटेशन है? केमिकल चेंजेस का। केमिकल चेंजेस का रिप्रेजेंटेशन है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि केमिकल चेंज क्या कहलाता है। हमें ये समझना होगा केमिकल चेंजेस क्या कहलाते हैं। सबसे पहले हमको ये देखने पड़ेंगे, क्योंकि नेचर में दो तरीके के चेंजेस होते हैं, आपने सुना होगा, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। अब बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं? केमिकल चेंजेस की बात करते हैं। केमिकल चेंजेस क्या है? जब केमिकल चेंजेस की हम जब बात करते हैं तो इसमें इस टाइप का चेंजेस होता है जिसमें एक कंपाउंड बनता है जिसकी नई प्रॉपर्टी है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे आपने बचपन से एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा रस्टिंग का, किसका समझ पढ़ा होगा? रस्टिंग का। रस्टिंग का एग्जाम्पल जब आपने पढ़ा होगा तो इसमें हम क्या लेते हैं? सबसे पहले एक आयरन, आयरन एक लोहे का एक टुकड़ा होता है, इस आयरन को हमने लिया और इसको इसने आयरन के टुकड़े ने क्या किया? आसपास जो वाटर वेपर एयर में जो वाटर वेपर अवेलेबल है उसके साथ रिएक्ट करा, ठीक है। रिएक्ट करने के बाद इस आयरन के ऊपर एक लेयर जम जाती है जिसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड की लेयर। यहाँ पर एक उसके ऊपर क्या बन जाती है? फेरस ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है बेटा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब इसको हम कंपेयर करें, इस आयरन को कंपेयर करें इससे, ये रिएक्शन की बात है, ये रिएक्शन के पहले है। तो जब आयरन का अगर हम पहले देखें तो पहले इसका इनिशियल कलर हम बात करें, इनिशियल कलर कैसा था इसका? ग्रे कलर का था, जिसका सिंबल आपका क्या है? Fe है। जबकि हमने किससे रिएक्शन हो गया इसका? वाटर वेपर के साथ रिएक्शन हो गया, तो जो नया कंपाउंड बना फेरस ऑक्साइड, इसका जो फॉर्मूला बनेगा C3H4, यानी इस वाले कंपाउंड में आयरन और ऑक्सीजन दोनों है, जबकि इसमें केवल आयरन, यानी इसकी कंपोजिशन चेंज हो गई। पहले क्या है? केवल आयरन के एटम है, जबकि इस वाले कंपाउंड में आयरन और ऑक्सीजन दोनों के एटम, साथ में क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है, ठीक है। यानी अब देखो कंपेयर करें, इनिशियली इसका कैसा है बेटा? ग्रे कलर है। आयरन का कैसा रहता है? ग्रे कलर का। अगर प्योर आयरन आपने देखा होगा तो ग्रे कलर का होता है। वहीं आपने इसका जो कलर हम देखेंगे तो इसका कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन। क्या हो जाता है बेटा? रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। यानी अगर इस चेंजेस की बात करें तो पहले जो हमारे पास एलिमेंट था उसका कलर था हमारे पास ग्रे कलर, जबकि जो नया कंपाउंड बना हुआ है उसका कलर हो गया है रेडिश ब्राउन, ठीक है। यानी देखिए, अगर इसकी दोनों की प्रॉपर्टी की मैच करें हम, तो इस आयरन से इसकी प्रॉपर्टी को मैच करें तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंस, अलग अलग है। ये इवन कलर तक चेंजेस हो गए। यानी इस टाइप के चेंजेस को हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंजेस। यानी केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें न्यू प्रॉपर्टी के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अगर उसको हम मैच करें तो ये बिल्कुल अलग है, किससे? इससे। बात क्लियर है? यानी जो भी ऐसे चेंजेस होंगे जिसमें न्यू प्रॉपर्टी के कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसको हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। अब इस केमिकल चेंजेस को जो हमने ऊपर लिखा था, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये वर्ड इक्वेशन है। ऊपर जो हमने लिखा हुआ है ये वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का मतलब होता है उसके नाम से, नेम से रिप्रेजेंट करना, एलिमेंट और कंपाउंड को नेम से रिप्रेजेंट करना कहलाता है वर्ड इक्वेशन। तो जो हमने ये लिखा हुआ है आयरन प्लस वाटर वेपर क्या बन रहा है? फेरस ऑक्साइड बन रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो ये जो हमने इक्वेशन लिखी हुई है ये क्या है हमारी? ये हमारी वर्ड इक्वेशन। लेकिन वर्ड इक्वेशन, सारी केमिकल इक्वेशन को अगर हम वर्ड इक्वेशन के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा जो थोड़ा सा पढ़ने में भी डिफिकल्टी होगी। हमारे साइंस का मतलब रहता है हम चीज़ों को आसान बनाएं, यानी हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकें। हम इसको क्या करेंगे? केवल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो आयरन का सिंबल Fe होता है, हमने लिख दिया। वाटर का सिंबल H2 होता है, हमने लिख दिया। फेरस ऑक्साइड का सिंबल Fe3O4 होता है, हमने लिख दिया। हाइड्रोजन का H2 होता है, हमने लिख दिया। यानी अब हम दोबारा से लिखेंगे
इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन? हमने क्या किया, आयरन को हमने Fe के फॉर्म में लिख दिया, वाटर वेपर को H2O के फॉर्म में लिख दिया, इससे जो कंपाउंड बना फेरस ऑक्साइड इसको हमने Fe3O4 लिख दिया, और साथ में हमने गैसेस को लिख दिया हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? अब ये जो इक्वेशन है इसको बोलेंगे केमिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये क्या है बेटा? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसका क्या है? केमिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? एक केमिकल इक्वेशन का। अब जब केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं तो उसको किस तरीके की बातें आपको दिमाग में रखनी है? पहले जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा रहता है, ध्यान से सुनना, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा रहता है इनको कहते हैं रिएक्टेंस। क्या कहते हैं बेटा? रिएक्टेंस। दो या दो से अधिक रिएक्टेंस है तो उसको प्लस में हम लिख सकते हैं एक साथ करके। ठीक है, और जो राइट है ये कहाँ रिएक्टेंस हमेशा कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करा और जो बना इसको कहेंगे प्रोडक्ट। ये जो बना हुआ है बेटा इसको कहेंगे प्रोडक्ट। ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट हमेशा कहाँ लिखेंगे? राइट हैंड साइड। कहाँ लिखेंगे बेटा? राइट हैंड साइड। यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनको रिएक्टेंस कहेंगे। ये कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। ये रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा? प्रोडक्ट, जो कि कहाँ लिखेंगे? राइट हैंड साइड। केमिकल इक्वेशन समझ में आई? ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब यहाँ पर हमने देखा कि एक रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई, लेकिन हमने 9th में दो रूल पढ़े। कौन कौन से रूल पढ़े हैं? एक पढ़ा है डेफिनेट प्रोपोर्शन का रूल पढ़ा है, डेफिनेट प्रोपोर्शन रूल पढ़ा होगा। ठीक है, और एक रूल पढ़ा होगा आपने कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये रूल आपने दो पढ़े हुए। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये रूल आपने जब पढ़ा था तो इसमें ये पढ़ा था कि मास इज कांस्टेंट इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है वो कैसा रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी खत्म या बनता नहीं। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा बेटा। कैसे पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यानी आपने कंजर्वेशन ऑफ मास रूल का पढ़ा था। मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ये पढ़ा होगा, नाइदर बी क्रिएटेड, हाँ क्रिएटेड, नॉर डिस्ट्रॉयड, नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। यानी मास ऑलवेज कांस्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन पढ़ा होगा। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मास इज ऑलवेज, ऑलवेज कांस्टेंट, कांस्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन में जो मास होगा वो कैसा रहेगा? ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या, अब मास कैसे हम कंसीडर करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंस साइड, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रोडक्ट साइड क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो मास, जो रिएक्टेंट का जो मास लेफ्ट हैंड साइड है वही मास राइट हैंड साइड है कि नहीं। तो इसको पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी है तो हम लिख देंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लेकिन अगर ये बैलेंस नहीं है तो फिर हम अपना बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट लगाकर इसको बैलेंस करें। बात क्लियर है बेटा? की बात क्लियर है? ठीक है, इसको चेक करने के लिए, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक टेबल के फॉर्म में इसको लिखेंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सबसे पहले जो तरीका होता है इसको बैलेंस करने का, पहले तो हम चेक करेंगे। पहले क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट, जितनी उस केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट होंगे सबसे पहले हम वो लिखेंगे। ठीक, लिखेंगे सबसे पहले क्या है एलिमेंट आपके पास? आयरन है, Fe हमने लिख दिया। क्या है? हाइड्रोजन है, हमने लिख दिया। ऑक्सीजन है, हमने लिख दिया। ठीक है, यानी तीन ही एलिमेंट प्रेजेंट। अगर इस साइड भी देखें तो तीन ही एलिमेंट है, इस साइड भी देखें तो तीन ही, और चौथा एलिमेंट तो है नहीं। फिर हम लिखेंगे एलिमेंट इन रिएक्टेंस साइड, एलिमेंट इन रिएक्टेंस साइड, रिएक्टेंस साइड लिखेंगे हम। और इस साइड लिखेंगे हम एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड, एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, यानी एलिमेंट इन रिएक्टेंस साइड देखेंगे और एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड देखेंगे।
अब एलिमेंट रिएक्टेंस साइड हम देखते हैं। आयरन कितना है आपके पास, एक, हमने एक लिख दिया। इस साइड कितना है, आयरन 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। ठीक है, अब देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2, तो हमने 2 लिख दिया। हाइड्रोजन साइड कितना है, 2, तो हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, इस साइड ऑक्सीजन कितना है, 4, तो ऑक्सीजन हमने लिख दिया। अब इसको हम कंपेरिजन करें तो देखिए हाइड्रोजन तो दोनों साइड 2-2 है, कोई बात नहीं, बैलेंस है। लेकिन जब हमने आयरन को देखा तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, यानी ये क्लियरली कैसी है, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी ये बैलेंस नहीं है। इसको देखने के बाद हम कहेंगे कि ये जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस है। तो हम कहेंगे जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन कैसी है बेटा, इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी जो गिवन इक्वेशन थी वो कैसी थी, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमारा टास्क क्या रहेगा, इसको बैलेंस करना, क्योंकि हम कंजर्वेशन ऑफ रूल पढ़ चुके हैं, मास ऑलवेज कांस्टेंट इन ए केमिकल रिएक्शन, तो हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का जो सबसे पहला रूल होता है उसमें हम ये काउंट करेंगे कि सबसे लार्ज नंबर में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। यानी हम ये देखेंगे बेटा कि इस केमिकल रिएक्शन में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है और वो सिंगल जगह प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम चेक करें, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, 4 को हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। अभी दूसरी कंडीशन भी याद रखना कि सबसे ज्यादा नंबर में तो प्रेजेंट हो, लेकिन वो रिएक्टेंस या प्रोडक्ट में केवल एक ही जगह हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन इनमें पूरे में एक ही जगह प्रेजेंट है। लेकिन यदि ये ऑक्सीजन यहाँ पर भी होता, किसी केमिकल रिएक्शन में यहाँ पर भी होता, भले ही ज्यादा नंबर में ऑक्सीजन होता, हम उसको बैलेंस नहीं करते। हम उस नंबर को बैलेंस करेंगे पहले जो सबसे ज्यादा नंबर में प्रेजेंट हो और एक ही जगह हो। ठीक है, जैसे इस साइड भी अगर काउंट करें तो ऑक्सीजन एक ही जगह है, इस साइड भी काउंट करें तो एक ही जगह है। यानी पहला रूल याद रख लेना है कि वो एलिमेंट सबसे ज्यादा नंबर में प्रेजेंट हो और एक ही जगह है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कौन है, आपका ऑक्सीजन है और एक ही जगह प्रेजेंट। ठीक है, सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर 4 है ऑक्सीजन, तो इस साइड में कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4। अब 4 होना चाहिए तो याद रख लेना है कि ये जो मॉलिक्यूल बना हुआ है इसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बन चुका है। हम जो भी करेंगे इसके आगे यहाँ पर ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर जैसे ही हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 का क्यों किया, क्योंकि हमें ऑक्सीजन को 4 बनाना है। तो जैसे ही हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो आपका क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन अगर 4 बन गया है तो ये हाइड्रोजन भी इफेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई जब एक, ये तो केमिकल इक्वेशन, ये जो फॉर्मूला है वो तो एक ही है। जब अगर हमने 4 का मल्टीप्लाई किया है तो सभी में 4 का मल्टीप्लाई हुआ है। यानी हम क्या करेंगे, इस साइड भी आपका जो जो आपका हाइड्रोजन है वो भी चेंज हो गया है, ये अब कितना हो गया है, 8 हो गया है। ठीक है, यानी अब इस साइड हम जाके इस साइड भी इतना ही बनाएंगे। ऑक्सीजन तो आपका 4 है, ऑलरेडी बैलेंस हो गया, लेकिन अब इसको भी हमको 8 बनाना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया है, 8 हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हमने 4 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पर तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन बैलेंस। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन इस साइड लेफ्ट हैंड साइड भी 4, राइट हैंड साइड भी 4, बैलेंस है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड भी 8, राइट हैंड साइड भी 8, बैलेंस है। लेकिन अगर आयरन देखें तो आयरन अभी भी यहाँ पर 3 है और इस साइड हमारे पास अकेला है, तो इसको भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे हम 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, यानी अब हमारा आपका आयरन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस और आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस। यानी अब इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लिखेंगे। बैलेंस केमिकल केमिकल इक्वेशन को अगर हम लिखें, ठीक है, इक्वेशन को लिखें तो हम लिख सकते हैं कि 3Fe, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, 4H2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा आपके पास, Fe3O4, साथ में क्या बनाएगा, 4H2। ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ साथ हमें इसकी स्टेट भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि स्टेट जो होती है तेल होती है। पहले हम इसको समझा देते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी केमिकल रिएक्शन में कोई एलिमेंट या कंपाउंड, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है E,
इसके ब्रैकेट में अगर कोई चीज लिखी हुई है, जैसे मान लो एस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट और कंपाउंड किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। इसका मतलब है सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट और कंपाउंड लिखा हुआ है, इसके लिक्विड में एल लिखा हुआ है, इसके ब्रैकेट में एल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये लिक्विड फॉर्म में, कैसा है बेटा, लिक्विड फॉर्म में है। अगर कोई एलिमेंट लिखा हुआ है और उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है जी, तो इसका मतलब वो गैस गैस फॉर्म में, ठीक है। और अगर कोई एलिमेंट लिखा हुआ है और उसके ब्रैकेट में ऐसा एरो लगा हुआ है, तो उसका मतलब है वो एलिमेंट कंपाउंड जो बना हुआ है वो गैसेस फॉर्म में बाहर इवॉल्व हो रही है, इवॉल्व यानी ये गैसेस फॉर्म में निकल रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, ठीक है। और अगर कोई एलिमेंट लिखा हुआ है ऐसा और इस तरीके का एरो बना हुआ है, तो इसका मतलब वहां पर प्रेसिपिटेट सॉलिड बन रहा है और नीचे जमा हो रहा है, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हुआ है तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है, ठीक है। और अगर कहीं लिखा हुआ है कोई एलिमेंट ऐसा लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इक्वस, इक्वस का मतलब होता है सॉल्यूशन फॉर्म, सॉल्यूशन फॉर्म वहां पर बन रहा है, ठीक है। तो ये स्टेट रिप्रेजेंटेशन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में कौन सा एलिमेंट कंपाउंड किस फॉर्म में है वो कहलाती है स्टेट रिप्रेजेंटेशन। यानी हमें ये बताना पड़ेगा कि आयरन किस फॉर्म में था, तो आयरन किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है। वाटर ये वेपर था, हमेशा याद रख लेना, किस फॉर्म में रहता है, गैसेस फॉर्म में रहता है। और ये सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, और ये किस फॉर्म में बन रहा है, गैसेस फॉर्म में बन रहा है, गैस इवॉल्व हो रही है, इसमें रिलीज हो रही है, इसमें जी ना लिख कर हम एरो लगाएंगे, क्योंकि ये इसकी फॉर्मेशन के बाद ये बनती है बाहर निकलती है, इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बात समझ में आई थोड़ी सी, ठीक है। अब कुछ इक्वेशन हम दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा ट्राई करना, ठीक है। क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? चलो